हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, वो भी वन लाइनर फॉर्म में पढ़ेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए उसके आसपास से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी को इसमें ऐड किया गया है। आपको डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग वीडियो पूरा ध्यान से एंड तक देखें। रिवीजन के लिए आपको इसकी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम में, तो वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट कौन थे? जो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे ये कौन थे? तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। दोनों से क्वेश्चन बना है, दोनों ऑप्शन में देकर के पूछा गया है और सी में दे दिया जाता है कि उपरोक्त दोनों। तो याद रखें, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों ही थे। नेक्स्ट है, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया है? तो ये थॉमसन ने किया है। इसका राइट आंसर है थॉमसन। फिर नेक्स्ट है, उत्खनित परिमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। उत्खनित जो परिमाण थे उनके अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में माना जाता है। फिर है, भारत में कृषि तथा पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये लहुरा देव से मिलते हैं। आपने पढ़ा होगा कि मेहरगढ़, तो पहले मेहरगढ़ था, लेकिन जो नई खोज हुई है उनके हिसाब से लहुरा देव है और पुरानी खोज के हिसाब से मेहरगढ़ है। अगर ऑप्शन में लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों दिखता है तो आप लहुरा देव लगाएंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में लहुरा देव नहीं है तब आप मेहरगढ़ लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले मेहरगढ़ था, फिर जब नई खोज हुई उसके हिसाब से पता चला कि लहुरा देव है। तो इसका आंसर क्या है? लहुरा देव। फिर है, किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो वो थे VS वाकड़कर। VS वाकड़कर ने खोजा था। और ये है कहाँ पर? भीमबेटका की गुफाएं तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ती हैं। वहाँ इन्होंने देखा था। लगभग 700 गुफाएं थी और वहाँ लगभग 500 गुफाओं में चित्र पाए गए थे। तो इसका आंसर है VS वाकड़कर। इसके बाद फिर है अगला क्वेश्चन कि मध्य पाषाण काल के उपकरण जो अत्यंत छोटे होते थे वे क्या कहलाते थे? मध्य पाषाण काल के उपकरण जो अत्यंत छोटे होते थे उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब पत्थर, तो माइक्रोलिथ कहते थे। पाषाण काल 3 खंडों में बटा था, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। जो पुरा पाषाण काल था यानी सबसे पहले मानव बड़े पत्थरों का प्रयोग किया करता था। इसके बाद दिमाग थोड़ा विकसित हुआ, फिर उसने क्या किया, उन पत्थरों को आकार दिया, उन्हें थोड़ा छोटा किया। तो मध्य पाषाण काल तक आते आते दिमाग विकसित हो गया था, उसने पत्थरों से छोटे औजार बनाना शुरू कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोलिथ कहते थे। इसके बाद फिर अगला है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? ये बहुत बार पूछा गया है, लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले? तो दमदमा से मिले हैं। इसको याद रख सकते हैं आप हमेशा के लिए कि एक ही कब्र में 3 लोगों को लिटा दिया गया तो क्या हुआ? दम निकल गया, तो दमदमा। ऐसे याद रखें, ठीक है। तो जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले, तो आपको याद आएगा कि दम निकल गया तो दमदमा। ठीक है, दमदमा हो जाएगा इसका आंसर। फिर है, किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो वो है ताम्र पाषाण काल। इसे चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। फिर है, संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? तो अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? तो वो पाणिनि थे। अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि थे और इसी पर अष्टाध्यायी पर टीका लिखा था पतंजलि ने। पतंजलि ने क्या लिखा था? महाभाष्य नाम से टीका लिखा था अष्टाध्यायी पर। तो अष्टाध्यायी के रचयिता है पाणिनि, और अगर महाभाष्य की पूछा जाए तो वो हो जाएंगे पतंजलि। इसके बाद फिर नेक्स्ट है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो वो नवपाषाण काल में हुई थी। 3 भागों में विभक्त था। 3 भागों में नवपाषाण काल तक आते आते मानव ने कृषि प्रारंभ कर दी थी। तो जो कृषि की जो प्रारंभ है, शुरुआत है, वो नवपाषाण काल से मानी जाती है। फिर है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। फिर अगला है,
पुराणों में कौन सा पुराण सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक है? तो वो मत्स्य पुराण है, सबसे पुराना है और प्रामाणिक है। फिर राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये कर्नाटक में है, संगनकल्लू। संगनकल्लू कर्नाटक में राख का टीला जो है यहाँ से संबंधित है। इसके बाद है फिर नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो HD सांकलिया ने किया था। अगला है भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो नाट्य शास्त्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। लिखा किसने था? चरक ने लिखा था। फिर किस अभिलेख से सती प्रथा के प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो वो हो जाएगा एरन अभिलेख। भानुगुप्त का एक सेना में एक था गोपराज। गोपराज जो था वो युद्ध में मार दिया जाता है, शहीद हो जाता है। तो उसकी जो पत्नी थी वो सती हो जाती है। इसका उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख में। भानुगुप्त का एरन अभिलेख जो है उसमें मिलता है। तो इसे याद रखिए, आप कभी भी पूछा जाएगा कि प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जिससे सती प्रथा का उल्लेख मिलता है तो एरन अभिलेख है। फिर भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जो जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम है। फिर कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी किससे संबंधित है? तो जो राजतरंगिणी है, पहला तो ये याद रखें इसकी रचयिता कौन है? कल्हड़ है। और इसमें है क्या? तो कश्मीर के राजाओं का इतिहास है इसमें राजतरंगिणी में। तो दोनों पॉइंट याद रखना है। फिर मनुस्मृति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था से संबंधित है। प्राचीन भारत में जो समाज व्यवस्था कैसी थी उससे संबंधित है ये मनुस्मृति। फिर है जानकी हरणम महाकाव्य के रचयिता कौन है? कुमारदास हैं। जानकी हरणम महाकाव्य के रचयिता हैं कुमारदास, और ये श्रीलंका के महाकवि थे। फिर अगला है, अब हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता गैर आर्य थी, गैर आर्य क्यों थी? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, और वहीं अगर हम आर्यों की सभ्यता देखें तो वो ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। इसी वजह से दोनों अलग हैं, दोनों भिन्न हैं। फिर है कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई? तो वो मिस्र की सभ्यता थी जो नील नदी के तट पर विकसित हुई। फिर भारत में हड़प्पा सभ्यता का वृहद स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। जब भारत में पूछा जाएगा तो राखीगढ़ी हो जाएगा, और जब सिंधु सभ्यता का वृहद स्थल पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब भारत में लगा देगा कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का वृहद स्थल कौन सा है, तो वो राखीगढ़ी है। फिर अगला है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। इसमें जो ऑप्शन देता है एक दे देगा मृदभांड है और मोहरे हैं या लिपि है। तो देखिए लिपि तो पढ़ी नहीं जा सकी है, अगर लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है तो मोहरों में क्या लिखा है ये भी नहीं पढ़ा जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो पुरातात्विक खुदाई है, इसे याद रखें। फिर है यह हड़प्पा कालीन स्थल जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? जो हड़प्पा कालीन स्थल है उससे जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं जो राजस्थान में है। नेक्स्ट है हड़प्पा पुरा स्थल हुलास किस भारतीय क्षेत्र से संबंधित है? जो हुलास है ये उत्तर प्रदेश में है, और कहाँ पर? सहारनपुर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ये संबंधित है हुलास। इसके बाद फिर अगला है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य। नेक्स्ट है कि किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा पाई गई है? तो मोहनजोदड़ो से पाई गई है। वृषभ मुद्रा जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। फिर है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की जो मूर्ति है किस धातु से बनी है? तो कांस्य से बनी है। कांसे की बनी थी। जो नर्तकी की मूर्ति पाई गई है वो कांसे की बनी थी। और कांसा कैसे बनता था? तांबा और टिन को मिलाकर के बनता था कांसा, तो कांसे की थी। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते ही हैं। इसके बाद फिर है किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल मिला है? टेराकोटा का हल कहाँ से मिला है? तो बनावली से मिला है। टेराकोटा का हल बनावली से मिला है, और बनावली कहाँ है? हरियाणा में। ऐसे याद रखें कि टेराकोटा का जो हल है
वो बनाया गया होगा अच्छे से, बनाया से बनावली आप याद रखें। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता के किन पुरा स्थलों से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो और लोथल दोनों जगह से नाव के चित्र मॉडल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल गुजरात से मिला है हाथी दांत का पैमाना। हाथी दांत का पैमाना क्या होता था? जैसे आज हमें कोई चीज़ नापनी है तो हम क्या यूज करते हैं? मीटर यूज करते हैं। तो उस समय कोई चीज़ नापना होता था तो उसके लिए ये पैमाना यूज किया जाता था, हाथी दांत पैमाना, जो मिला है लोथल गुजरात से मिला है। तो इस पॉइंट को आप याद रखें। फिर है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित है। मांडी पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश होगा, और जब मांडा पूछे तो जम्मू कश्मीर होगा। दोनों याद रखें, मांडा जम्मू कश्मीर, मांडी उत्तर प्रदेश में। फिर है विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है विशाल स्नानागार। फिर है कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था? तो लोथल था हड़प्पा का बंदरगाह। अगला है कि हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक लोहे की कोई प्राप्ति नहीं हुई है। फिर है किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर नहीं मिलता? जब पशु पूछा जाए कि हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर नहीं मिलता है तो वो हो जाएगा घोड़ा, याद रखें, घोड़े का अंकन नहीं मिलता है। फिर है लेखन कला का उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सुमेरियन सभ्यता थी वो। लेखन कला का उचित प्रणाली जो विकसित करने वाली सभ्यता थी प्राचीन, वो है सुमेरियन सभ्यता। इसके बाद अब हम वैदिक सभ्यता से देखते हैं। वैदिक सभ्यता में पहला है गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। फिर है आर्य शब्द किसे इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है या किसे इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है आर्य शब्द। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। फिर है त्रयी या वेद त्रयी में क्या क्या है? तो इसमें ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। अथर्ववेद याद रखें कि जो त्रयी या वेद त्रयी है इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। बाकी के जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तीनों शामिल हैं। इसके बाद फिर है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो वो है कठोप उपनिषद से प्राप्त होता है नचिकेता और यम संवाद। फिर है वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के साथ की जाती है? तो चेनाब नदी के साथ की जाती है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदी से करते हैं। फिर कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो वो हो जाएगा बोगसकोई अभिलेख। उसमें उल्लेख क्या मिलता है कि आर्यों की एक शाखा ईरान से भारत की तरफ आई है। इसका उल्लेख मिलता है बोगसकोई अभिलेख में, जिससे ये पता चलता है कि जो आर्य थे वो ईरान से भारत में आए थे। इसके बाद फिर है ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में होने लगा? तो निष्क शब्द से बहुत बार क्वेश्चन बना है, याद रखें। ऋग वैदिक काल में जो निष्क था एक आभूषण था। कौन सा आभूषण? गले का हार था। किंतु परवर्ती काल आते आते निष्क क्या हुआ? एक सिक्का हुआ। तो ऋग्वैदिक काल में निष्क क्या था? एक आभूषण था, गले का हार था, और परवर्ती काल में सिक्का था। दोनों पॉइंट याद रखें। फिर है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। फिर वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा गया था? अघन्या यानी न मारने योग्य, वो थी गाय। वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा गया था। अगला है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो वो था राजगृह। जो मगध की प्राचीन राजधानी थी, पहले राजगृह या कहीं पर राजगिरी भी उल्लेख मिलता है। फिर बाद में क्या बनती है? पाटलिपुत्र बनती है। तो पहले थी राजगृह या राजगिरी। फिर है किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा देवी तमा कह के संबोधित किया गया है? वो है सरस्वती नदी। सबसे पवित्र नदी बताया गया है और इसे माते तमा देवी तमा की कह के संबोधित किया गया है, सरस्वती नदी को। फिर है ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो जौ को यव कहते थे। कई सारे ऐसे शब्द थे
जो ऋग वैदिक काल में कुछ अलग थे। तो अगर आप हिस्ट्री डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताना, मैं वो सीरीज़ शुरू कर दूंगी। लेकिन अभी जिनके एग्ज़ाम है उनके लिए ये 1 लाइनर सीरीज़ है। जो लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज़ शुरू की जा सकती है डिटेल में। तो आप लोग कमेंट करके बताना अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था। मुख्य विषय क्या है, तो दर्शन है। उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वो क्या है, दर्शन है। फिर वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ था, तो प्रजा द्वारा राजा को दी गई भेंट। वैदिक काल में जो बलि शब्द था इसका अर्थ था कि प्रजा प्रसन्न होकर के राजा को अपनी स्वेच्छा से जो गिफ्ट उपहार देती थी उसको कहते थे बलि। लेकिन फिर बाद में बलि नाम का फिर एक टैक्स हो जाता है। टैक्स यानी जो जबरदस्ती लिया जाए, और बलि जो वैदिक काल में जो दिया जाता था वो अपनी स्वेच्छा से दिया गया उपहार होता था जो प्रजा राजा को देती थी। फिर है पूर्व मीमांसा के प्रणेता कौन थे, तो जैमिनी थे। फिर है वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो जो वैदिक काल में एक नदी थी कुंभा, ये कहाँ की थी, अफगानिस्तान है। तो इसका जो स्थान है कहाँ निर्धारित होना चाहिए, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेत माधव से संबंधित ऋषि कौन थे, तो ऋषि गौतम राहुगढ़ थे, इनका उल्लेख मिलता है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो अथर्व वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यह भी पूछा जा सकता है क्या कहा गया है और किस वेद में कहा गया है, दोनों याद रखें। फिर है सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त समर्पित है, किस देवता को समर्पित है, इंद्र देवता को सर्वाधिक समर्पित है, 250 सूक्त। अगला अब हम देखते हैं महाजनपद मगध जैन एवं बौद्ध धर्म से कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का वत्स महाजनपद कहाँ स्थित था, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित था। वत्स महाजनपद उत्तर प्रदेश के कहाँ, कौशाम्बी के जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ स्थित था। अगर आपको 16 महाजनपद उनकी राजधानी याद नहीं होती है तो सिर्फ 10 मिनट का वीडियो इस चैनल पर पड़ा है, ट्रिक से मैंने याद करवाया है, दोबारा कभी भूलेंगे नहीं आप, सभी राजधानी आपको याद हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी के आसपास का जो क्षेत्र है। फिर है कौन सा राज्य ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का एक सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था, वो था मगध। फिर है विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा था, तो वो वैशाली था और इसे स्थापित किया था लिच्छवी द्वारा, लिच्छवी राजा द्वारा इसको स्थापित किया गया था। वैशाली था विश्व का पहला गणतंत्र। फिर है किस बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि भारत महाजनपदों में विभक्त था, तो 16 महाजनपदों में विभक्त था भारत। इसकी जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, तो आंगुत्तर निकाय से मिलती है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी के तट पर स्थित दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था। ये जो 16 महाजनपद थे इनमें से दक्षिण भारत में एक ही महाजनपद था, तो वो एकमात्र महाजनपद था अस्मक, और कहाँ स्थित था, गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। फिर है मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा वो मारा गया, तो वो था अजात शत्रु। ये हर्यक वंश का था और इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं, हर्यक वंश वो। तो अजात शत्रु था, इसने अपने पिता को मारा था और इसके पुत्र ने इसकी हत्या की थी। फिर है गौतम बुद्ध के समय का एक प्रसिद्ध वैद्य था जीवक, किस शासक के दरबार में रहता था, तो बिंबिसार के दरबार में रहता था जो वैद्य था जीवक। फिर है उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित थे, तो 8 महाजनपद स्थित थे केवल उत्तर प्रदेश में। फिर है उस राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था, तो वो राजा पोरस थे जिन्हें सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था, राजा पोरस को। नेक्स्ट है मगध का कौन सा राजा यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर महान के समकालीन था, तो वो घनानंद था। नंद वंश का जो शासक था घनानंद, वो यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर के समकालीन था। इसके बाद फिर अगला है तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं, 24 हुए हैं। 24वें कौन थे, महावीर स्वामी थे। तो ये याद रखें कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे। फिर है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 24वें तो महावीर स्वामी हो गए, 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ थे। और ये किस स्थान के थे, वाराणसी उत्तर प्रदेश के थे।
23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। फिर है उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्म की एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, वो कहाँ है? कौशाम्बी में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन बना है इससे कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्म की एक प्रसिद्ध जो स्थली है, तीर्थ स्थली, वो कहाँ है? कौशाम्बी में है। नेक्स्ट है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। फिर किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। जो प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। फिर जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न हैं जैन धर्म के। भगवती सूत्र किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। और जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि 16 महाजनपद का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, इसी तरीके से जैन धर्म में भी पूछा जाता है कि 16 महाजनपद का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है 16 महाजनपद का उल्लेख। फिर जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? कैवल्य है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ मिला था? तो पावापुरी में मिला था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी को जो मोक्ष मिला था, कहाँ मिला था? पावापुरी में मिला था। फिर है गौतम बुद्ध की जो माता थी महामाया किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इस बात की पुष्टि किस अभिलेख से मिलती है? तो रुम्यनदेही अभिलेख से मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। फिर गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो वो सुभद्र था। यहाँ पर ज़्यादातर लोग आनंद लगा देते हैं कि आनंद उनका सबसे प्रिय शिष्य था, तो उसे ही दी होगी दीक्षा, लेकिन अंतिम व्यक्ति जो था दीक्षित करने वाला वो था सुभद्र। फिर है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, मल्लगढ़ राज्य की राजधानी। देखिए मल्लगढ़ राज्य की जो राजधानी थी दो थी, एक थी कुशीनारा या कुशीनगर और दूसरी थी पावापुरी। तो जो कुशीनारा या कुशीनगर है यहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को, और जो दूसरी राजधानी थी पावापुरी, यहाँ पर जो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी हैं उनको मोक्ष मिला था। दोनों पॉइंट याद रखें। फिर है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो प्रथम उपदेश इन्होंने जाकर के सारनाथ में दिया था। आंसर हो जाएगा सारनाथ। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। देखिए यहाँ पर टाइपिंग एरर है, यहाँ पर महाकश्यप पूरा टाइप नहीं हुआ है, महा टाइप हुआ है सिर्फ, तो याद रखिए महाकश्यप है यहाँ पर। फिर है जो ये बौद्ध संगीति है ना, ये 4 हुई थी, आपको पता है, जो इम्पोर्टेंट है 4 हैं। तो पहली कहाँ पर हुई थी? पहली हुई थी राजगिरी में अजात शत्रु के समय। राजा कौन थे? अजात शत्रु थे। दूसरी वैशाली में हुई थी, राजा थे उस समय कालाशोक। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, राजा थे अशोक। चौथी हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में, राजा थे कनिष्क। अब इनके राजा और स्थान याद करने का एक कोड है, आप याद कर लें, हमेशा के लिए आपको ये चारों याद हो जाएंगे। पहले तो आपको जो स्थान है उसका कोड है RVPK। R से हो जाएगा पहला राजगिरी या राजगृह, V से हो जाएगा वैशाली, P से पाटलिपुत्र, K से कश्मीर कुंडलवन। फिर जो राजा है इनका कोड क्या है? AK 2 बार लिखना है, AK, और ऊपर से नीचे लाइन में लिखना है। तो A से हो जाएगा अजात शत्रु, K से कालाशोक, फिर AK लिखेंगे तो A से अशोक, K से कनिष्क। इस तरह आप चारों संगीतियां कहाँ हुई और राजा कौन थे याद रख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है महाकश्यप। फिर है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। शून्यता का सिद्धांत किसने दिया? नागार्जुन ने दिया। और त्रिरत्न क्या है? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है। फिर एक कलिका पुराण या फिर कली पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो शाक्त धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? मक्खली गोसाल ने की थी। मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में किस संगीति के दौरान हुआ? तो चौथी बौद्ध संगीति के दौरान हुई कहाँ पर थी? कश्मीर कुंडलवन में, राजा उस समय कनिष्क थे। उसी दौरान हीनयान और महायान 2 भागों में बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। फिर है मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश था। इन वंश का क्रम भी पूछा जाता है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, फिर कर्ण वंश। इनको याद रखें और इसकी एक ट्रिक या कोड जो भी समझें है हसीन मासुका। तो हसीन में हा से हर्यक वंश है, सा से शिशुनाग, ना से नंद वंश। मासुका में मौर्य वंश हो गया माँ से,
और सु से शुंग वंश है और का से कण्व वंश है। तो ऐसे आप ये याद रखें, काफ़ी फेमस ट्रिक है। इसके बाद अब मौर्य साम्राज्य की बात करें अगर, नैनार कौन थे? तो ये शैव धर्म के उपासक थे। जो नैनार थे शैव धर्म के उपासक थे और जो अलवार थे विष्णु धर्म के उपासक थे। दोनों याद रखें, दोनों से क्वेश्चन बना है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो शिव जी के क्या है? तीसरी आंख है, मस्तक पे क्या है? तीसरा नेत्र है, नयन है। तो ऐसे याद रखें नैनार, तो शैव धर्म के उपासक नैनार थे। तो अगला आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि अलवार विष्णु धर्म के उपासक थे। फिर मौर्य साम्राज्य की बात करें तो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अर्थशास्त्र किसका ग्रंथ है? तो कौटिल्य का ग्रंथ है और ये राजनीति की किताब है, इकोनॉमी की नहीं है। फिर है राज्य के सप्तांग, अंगों के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो मित्र है। राजा के 7 अंग बताए गए हैं और उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण 7वां अंग बताया गया है वो मित्र बताया गया है कि राजा का मित्र होना चाहिए, मित्र राज्य होना चाहिए। फिर है किस अभिलेख में प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत में भी था? तो जूनागढ़ अभिलेख में ये उल्लेख मिलता है और सुदर्शन झील का उल्लेख भी जूनागढ़ अभिलेख से ही मिलता है। फिर है प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दी गई है, इसको याद रखें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। फिर है मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर कहाँ उल्लेखित मिलता है? तो मेगस्थनीज की इंडिका में मिलता है। नेक्स्ट है अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध की विजय एवं क्षतियों का वर्णन मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। 13वां शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि कलिंग युद्ध हुआ था, अशोक की विजय हुई और बहुत सारी क्षतियां हुई थी, इसका उल्लेख है। फिर है प्राचीन भारत की वह कौन सी लिपि है जो दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी? वो खरोष्ठी लिपि थी। अगला है सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। सारनाथ स्तंभ अशोक ने बनवाया था। फिर मौर्य मंत्री परिषद में कौन राजस्व को एकत्रित करने से संबंधित था? तो समाहर्ता था जो राजस्व एकत्रित करता था। फिर अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य किस अभिलेख में कहा है? तो मास्की लघु शिलालेख में कहा है। अगला है अहरौरा शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में मिला है। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? तो मिर्जापुर से मिला है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। फिर है पुष्यमित्र शुंग किस वंश के अंतिम शासक की हत्या करके राजा बना? तो मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, उनकी हत्या करके ये राजा बनता है, शुंग वंश की नींव डालता है। फिर है 2 अश्वमेध यज्ञ जो पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए थे, इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इसी लाइन से। पहला तो ये पूछा जाता है 2 अश्वमेध यज्ञ किसने कराए थे? तो पुष्यमित्र शुंग ने कराए थे। और इसका उल्लेख किस में मिलता है ये पूछा जाए तो अयोध्या अभिलेख में मिलता है, जो धनदेव का अयोध्या अभिलेख है। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि 2 अश्वमेध यज्ञ जो हुए पुष्यमित्र शुंग ने जो करवाए, इन्हें संपन्न किसने कराया था? पुरोहित कौन था? तो वो पातंजलि थे। ये 3 क्वेश्चन इस लाइन से बनते हैं। फिर नेक्स्ट है शुंग शासकों की दूसरी राजधानी क्या थी? तो दूसरी राजधानी थी इनकी विदिशा जो मध्य प्रदेश में है। तो पहली क्या थी? पहली पाटलिपुत्र थी। अगला है हेलियोडोरस किस धर्म से प्रभावित था? भागवत धर्म से प्रभावित था हेलियोडोरस। खारवेल किस वंश का सबसे प्रतापी शासक था? तो खारवेल जो था वो चेदी वंश का था। फिर नेक्स्ट है भूमिदानी का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किस काल का है? तो ये सातवाहन वंश का है। भूमिदान का जो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है वो सातवाहन वंश में मिलता है कि भूमिदान की जाती थी। फिर है वासुदेव जो कर्ण वंश के थे, ने शुंग शासक की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। शुंग वंश के बाद जो है काण्व वंश आता है, तो उसमें जो वासुदेव हैं वो किसकी हत्या किए थे? तो देवभूमि की हत्या करके। अब देवभूमि कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या करके इन्होंने सत्ता प्राप्त की थी। तो वासुदेव ने कर्ण वंश की नींव रखी थी, ये भी याद रखें। फिर है किस सातवाहन राजा ने अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी था, इसने अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि ली थी। फिर है सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। अगला है गाथा सप्तशती के रचयिता कौन थे? तो सातवाहन राजा हाल ये गाथा सप्तशती के रचयिता थे। फिर नेक्स्ट है
सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान किस नदी के तट पर थी? तो गोदावरी नदी के तट पर थी। इन्हें प्रतिष्ठानपति भी कहा जाता था सातवाहनों को। तो ये गोदावरी नदी के तट पर थी। अगला है, सातवाहनों ने मुख्य रूप से किस धातु के सिक्के जारी किए? तो शीशे के। मुख्य रूप से पूछा जाए तो शीशे के थे, बाकी और भी सिक्के जारी किए थे, लेकिन मुख्य रूप से शीशे के सिक्के पूछा जाए तो सातवाहनों ने जारी किए थे। पुराणों में किस सातवाहन शासक को पुलोमा कहा गया है? तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी जो था, इसे पुराणों में पुलोमा कहा गया है और ये सातवाहन शासक से साम्राज्य से संबंधित था। फिर है, सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? यज्ञ ऋषि यज्ञ श्री सातकर्णी था। ऐसे याद रखें, जब कोई अंतिम कार्य होता है तो क्या है, यज्ञ करके संपूर्ण किया जाता है। तो सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक यज्ञ श्री सातकर्णी था। इसके बाद फिर है, पुराणों में सातवाहनों को किस नाम से पुकारा गया? तो आंध्र भृत्य कह के पुकारा गया है। अगला है, विम कटफिशेस के सिक्कों पर किसकी आकृति मिलती है? तो नंदी की, शिव की और त्रिशूल की आकृति मिलती है विम कटफिशेस के सिक्कों पर। फिर है, पहलो वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो गोंडो फर्नीस था, पहलो वंश का शक्तिशाली शासक। अगला है, रुद्रदामन। रुद्रदामन की सबसे जो प्रमुख उपाधि थी वो क्या थी? तो महाक्षत्रप थी। ये जो 5 है ये गलती से टाइप हो गया है, इसको याद रखें कि रुद्रदामन की जो सबसे प्रमुख उपाधि थी वो महाक्षत्रप थी। अगला है, प्रसिद्ध गरुण स्तंभ जो बेसनगर है उसको किसने स्थापित किया था? तो बेसनगर का गरुण स्तंभ जो है इसकी स्थापना किसने की, ये पूछा जा रहा है। तो हेलियोडोरस ने की थी। नेक्स्ट है, राजाओं के नाम और प्रतिमा वाले सिक्के सबसे पहले किन शासकों ने जारी किए थे प्राचीन भारत में? तो वो थे हिंद यवन शासक, इंडो ग्रीक शासक जो थे हिंद यवन, उन्होंने सबसे पहले राजाओं के नाम और प्रतिमा वाले सिक्के जारी किए थे। फिर है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण पहली बार किस काल में हुआ था? तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, गुप्त काल लगा देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है कुषाण काल में हुआ था। मिलिंद पन्हो क्या है? तो नागसेन और राजा मिनांडर की वार्तालाप की किताब है मिलिंद पन्हो। फिर है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था? तो उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। अगला है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? वी स्मिथ ने कहा था। फिर है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन द्वारा की गई थी। और लास्ट क्वेश्चन है कि कालिदास किसके शासन काल में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे कालिदास। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। आज टोटल हमने प्राचीन भारत के इतिहास से 132 क्वेश्चंस कवर किए हैं। अब अगर इसी तरीके से वन लाइनर रूप में आप रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ और उसके आसपास से क्वेश्चन ये बनाए गए हैं, तो अगर आप इसी तरीके से मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास और सभी GS के सब्जेक्ट, पॉलिटी है, साइंस है, और इन सब को कवर करना चाहते हैं इसी तरीके से वन लाइनर रूप में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो सिर्फ आपकी 33 मिनट की है, लेकिन आपको एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके पहले भी जो मैंने वीडियो डाला था तो वहाँ पर भी बाद में लोगों ने कमेंट किया है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो वीडियो की टाइमिंग मत देखिए कि 33 मिनट की वीडियो है। क्वेश्चन कितने हैं? 132 क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इन दोनों के आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। पहला है कि एक ही स्थान से, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं, और दूसरा है संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। इन दोनों के आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।